हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। वो है इंडियन जोग्राफी। इंडियन जोग्राफी में हम सबसे पहले कवर करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिर इंडिया का और बाकी मिनरल्स और अदर पार्ट, और फिर हम जाएंगे फिजिकल जोग्राफी की तरफ। तो जो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में टॉपिक कवर करेंगे वो है फिजियोग्राफी में नॉर्दर्न माउंटेन्स, देन फिर नॉर्दर्न प्लेन्स विच इंक्लूड्स गंगा यमुना दोब रीजन, देन पेनिनसुलर प्लेटू, meaning of peninsular plateau, then coastal plains. This is northern mountain complex. ये हमारा हिमालयन रीजन है जिसको हम हिमालयास कहते हैं, जो कि वर्ल्ड की सबसे लॉफ्टीएस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे कंटिन्यूस है और यंग फोल्ड माउंटेन रेंज है इंडिया वर्ल्ड की। तो इसके डायरेक्शन अगर हम देखें तो नॉर्थ से टुवर्ड्स साउथ ईस्ट की तरफ ये जा रहा है। तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन से रेंजेस के डायरेक्शन किस तरफ जा रहे हैं ये हमें रिकॉल करना है फिगर में देखते हुए। जो हिमालयास के ऊपर की तरफ है, ट्रांस तरफ है, उस दूसरी तरफ है, उन्हें हम कहते हैं ट्रांस हिमालयास। ये 3 रेंजेस है, इसलिए इन 3 सीरीज़ में इसको दिखाया गया है। आगे हम पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी रेंजेस है। नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी है, काराकोरम। बीच वाली कौन सी है, लद्दाख। फिर सबसे साउदर्न मोस्ट ऑफ द ब्लू रेंजेस जास्कर। फिर ये हमारी मेन हिमालयन रेंज आती है और ये सिक्किम में आके इसका डायरेक्शन चेंज होता है और ये मूव करती है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो ये हमारे लिए देखने की बात है। और दीज ब्लू माउंटेन रेंजेस आर पूर्वांचल। तो ये हिमालय से सेपरेट रेंजेस है विच आर नोन एज पूर्वांचल। अगर हम हिमालयास की बात करें, दिस ऑरेंज कलर लाइन, तो ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम कश्मीर, इंडियन कश्मीर, नंगा पर्वत टिल नामचा बैरवा। नामचा बैरवा इज़ अ पीक इन अरुणाचल प्रदेश एंड नंगा पर्वत इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर, प्रेजेंटली इन POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। फिर हम ट्रांस हिमालयास की तरफ देखें तो हमने बताया ये है काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर रेंज, और ये है पूर्वांचल। अगर इंडिया की हम पहले एक बार लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को समझ ले ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए, तो लैटिट्यूड वो लाइंस होती है जो अर्थ को अगर हम सर्कुलर मानते हुए इक्वेटर को 0 डिग्री माने और टुवर्ड्स पोल चले, तो जो लाइंस हमें देखने को मिलेगी उनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइंस होती है उनको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस वर्टिकल लाइंस कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये पूरा हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। सिर्फ समझने के लिए देख सकते हैं कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री से चालू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट्स अरुणाचल प्रदेश में ख़त्म होता है। अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो 8.4 डिग्री कन्याकुमारी से चालू होता है और 37 डिग्री कश्मीर पे जाके ख़त्म होता है। बाकी डिटेल में हम जो समझेंगे वो फिज़िकल ज्योग्राफी में हम देखेंगे कि क्या होता है लैटिट्यूड, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, टाइम कैसे पता करा जा सकता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से, और सीजनल जो वेरिएशन होते हैं, वेदर फिनोमिनन्स जो होते हैं वो कैसे डिपेंडेंट होते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे। यहाँ पर हमें जो ट्रांस हिमालयाज में कुछ हम बेसिक फैक्ट्स पढ़े तो काराकोरम रेंज के बारे में हम जो पढ़ेंगे जो कि नॉर्दर्न मोस्ट है, और इंडिया में सिर्फ जम्मू कश्मीर में ये तीनों रेंजेस मिलती है, ट्रांस हिमालयन रेंजेस, जिन्हें हम काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के नाम से जानते हैं। सियाचिन ग्लेशियर से हम सब जानते हैं उसको, और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ एग्जिस्ट करता है, वो इस काराकोरम रेंज में एग्जिस्ट करता है। काराकोरम के बारे में हम थोड़ी और बात समझे तो काराकोरम ये बेसिकली वर्ड आया है लद्दाख, ये जो तिब्बतियन प्लेटू है, इसमें जो तिब्बतियन लोग रहते हैं वहाँ पर जो सॉइल मिलती है वो थोड़ी ब्लैकिश कलर की होती है, इसलिए इसका नाम उनकी लोकल लैंग्वेज में उन्होंने रखा है कारा, विच मीन्स ब्लैक। लद्दाख जो इंडिया के टॉप मोस्ट नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में मिलता है, उसकी हाईएस्ट पीक है राकापोशी। और लद्दाख और जास्कर, यहाँ लद्दाख और जास्कर के बीच में जो रिवर बहती है उसे हम इंडस रिवर कहते हैं। लद्दाख और जास्कर के बिल्कुल बीच में से ये रिवर बहती है और उसको इंडस कहते हैं। इस इंडस के किनारे पे ही नुब्रा वैली है, सियाचिन के पास में नुब्रा वैली है। ये सब क्यों इतना डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी इंडिया और चाइना
के बीच में बॉर्डर क्लैशेस चल रहे हैं, उसको हम डिटेल में समझेंगे कि गलवान वैली कहाँ है, पोंगसोंग लेक कहाँ पे है, और ये पूरा कन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है करंट अफेयर्स के पार्ट में इसी लेक्चर में। पूर्वांचल को हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे ही। अब ये हिमालयाज़ है, हिमालयाज़ का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, हिमालयाज़ कैसे बने। तो हिमालयाज़ का फॉर्मेशन अगर हम पढ़े तो इसमें सीसी प्लेट कलीजन लिखा हुआ है। सीसी मतलब जब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट, दो कॉन्टिनेंट की प्लेट्स आपस में कोलाइड करती है और कोलाइड करके ऊपर की तरफ फोल्ड होके मूव कर जाती है, उसे हम फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, जो कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ये इंडियन प्लेट थी, ये यूरेशियन प्लेट थी, और ये दोनों आपस में जब टकराती है, एक प्लेट जो कि डेंसर होती है वो नीचे की तरफ फ्लो कर जाती है, एक प्लेट जो कि लाइटर होती है वो ऊपर रह जाती है, और इस तरीके से जब ये कोलाइड करती है तो माउंटेन रेंजेस बन जाती है। ये माउंटेन रेंजेस ऐसे एक विदिन अ ईयर और टू नहीं बनती है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो जो सबसे पहले माउंटेन रेंज बनी वो बनी हमारी हिमाद्री, जो ग्रेटर हिमालयाज जिन्हें हम कहते हैं। उसके बाद में जो बनी वो हमारी बनी हिमाचल, और सबसे लेटेस्ट जो बनी है वो बनी है शिवालिक्स। इनको यंग फोल्ड माउंटेन भी बोला जाता है। व्हाट इज दिस यंग फोल्ड माउंटेन? जो भी चीज़ 65 मिलियन ईयर्स अगो से पहले हुई है उसे हम यंग फोल्ड माउंटेन की यंग स्टेज में मानेंगे, और जो 65 के पहले हो चुकी है, उस तरफ हो चुकी है, उसे हम ओल्ड एरा मानेंगे। तो इसलिए इनका नाम है यंग फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स क्यों? बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ टू कॉन्टिनेंट प्लेट्स। कॉन्टिनेंट क्या था ये हम आगे समझेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में, कि एक कॉन्टिनेंट है जो नीचे का पेनिनसुलर इंडिया है, और दो जो ऊपर की यूरेशियन प्लेट्स है। जब ये दोनों आपस में कलाइड करती है तो जो टोपोग्राफी बनती है दैट इज़ फोल्ड माउंटेन्स, जिनको हम हिमालयास कहते हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि वाई इट इज़ नोन एज यंग फोल्ड माउंटेन्स, जस्ट बिकॉज इट हैज़ फॉर्म्ड बिफोर 65 आफ्टर 65 मिलियन ईयर्स अगो। Not a single range but a series of chain of mountains, which I have already explained you. It is a series of chain of mountains which includes Karakoram in the northernmost, then Ladakh, then Zaskar, then again Himadri, then Himachal, and lastly Shivalik ranges. तो इस तरीके से chain of mountains है which exist from northernmost part of India, that is Kashmir, till अरुणाचल प्रदेश। अब अर्थक्वेक और वॉल्केनोज एग्जिस्ट करते हैं इस एरियाज़ में। तो अगर हम इस अर्थक्वेक और वॉल्केनोज को समझें तो हम देखेंगे कि जब दो प्लेट्स, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, दोनों कॉन्टिनेंट है, अगर ये कलाइड करती है, इनका मूवमेंट जो है वो है टूवर्ड्स ईच अदर। जब मूवमेंट टूवर्ड्स ईच अदर होता है तो हम उसे कहते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्ज कर रही है चीज़, आपस में मिल रही है, कन्वर्ज कर रही है। और जब ये आप एक दूसरे से दूर जाती है तो हम इन्हें कहते हैं डाइवर्जेंस। बेसिक वर्ड है डाइवर्ज होना, आपस से दूर जाना डाइवर्ज होना, एक दूसरे के करीब आना कन्वर्ज होना। तो ये जो मूवमेंट हुआ है हमारा यंग फोल्ड माउंटेन्स का, वो हुआ है कन्वर्जेंस ऑफ टू प्लेट्स, इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। अब अर्थक्वेक और वॉल्केनोज एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे भी प्लेट मूवमेंट्स होता है। तो प्लेट मूवमेंट्स के आसपास अर्थक्वेक और वॉल्केनोज आपको देखने को मिलेंगे। जब भी कोई प्लेट मूवमेंट हुआ तो एक जो प्लेट थी वो नीचे की तरफ चली जाएगी इस तरीके से, और जो दूसरी प्लेट है वो उसके ऊपर आ जाएगी इस तरीके से। जो नीचे की तरफ गई है प्लेट, यहाँ पर मेल्टन मैग्मा है, जिसको हम लावा भी बोलते हैं, मैग्मा। ये जो लावा में ये प्लेट मिलेगी तो नीचे से ये सबडक्ट हो जाएगी, नीचे चली जाएगी, और यहाँ पर इन दोनों का कन्वर्जेंस फोल्डिंग करेगा, और फोल्डिंग करके माउंटेन्स बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा प्लेट एक्टिविटीज़ हो रही है
उससे प्लेट एक्टिविटीज़ से ये एरिया जो है वो प्रोन हो जाएगा अर्थक्वेक के लिए। तो जिन जिन इलाकों में हमें फोल्ड माउंटेन्स मिलते हैं वो इलाके वो एरियाज़ आर प्रोन टूवर्ड्स अर्थक्वेक। तो वो ऐसे कौन से एरियाज़ है? अगर इंडिया में हम बात करेंगे तो पूरा हिमालयन एरिया अर्थक्वेक प्रोन है और बहुत सिवियर कैटेगरी में आता है, जोन 5 में आता है। फिर हम देखेंगे एटलस माउंटेन रेंजेस, दीज आर ऑल्सो फोल्ड माउंटेन रेंजेस प्रेजेंट इन अफ्रीका। ये खुद भी फोल्ड माउंटेन से बनी है, इसलिए दीज आर ऑल्सो प्रोन टूवर्ड्स अर्थक्वेक्स। अगर आपने नाम सुना हो एंडीज का, एंडीज माउंटेन रेंजेस है हमारे साउथ अमेरिका में, देन रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में। ये सब फोल्ड माउंटेन रेंजेस है विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ आइदर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और ओशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। उनके कन्वर्जेंस से बनी है, इसलिए दे आर प्रोन टू अर्थक्वेक्स। यहाँ पे अर्थक्वेक आने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ओके, नाउ वॉल्केनोज कैसे बनते हैं इनको हम सेपरेटली दूसरी स्लाइड में समझते हैं कि इस एरिया में हमारे हिमालयन एरिया में अर्थक्वेक प्रोन है बट वॉल्केनो नहीं है। तो ऐसे कौन से एरियाज है जो अर्थक्वेक होते हैं और वॉल्केनो नहीं होते और जहाँ पर दोनों होता है, इसको हम समझेंगे। ये मैंने आपको समझाया है। ये जो इंडियन आपको पेनिनसुलर रीजन दिख रहा है, ये पूरा एशिया हुआ करता था पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, और नीचे से ये इंडियन प्लेट एशिया की तरफ जब मूव करती है, ये जो आपको इंडियन प्लेट दिख रही है ये एशिया की तरफ जब मूव कर रही है ऊपर की तरफ, तो दोनों आपस में कोलाइड करेगी। ये भी एक कॉन्टिनेंट है और ये भी एक कॉन्टिनेंट है और फोल्ड माउंटेन्स बन जाएंगे। अर्लियर क्या हुआ करता था, पूरा अर्थ जो था, एक ये पूरा अर्थ है, इसमें एक ही लैंड मास था और सिर्फ एक सी था, एक लैंड मास था और एक सिंगल सी था। लैंड मास जो था उसको हम कहते हैं पेंजिया, ये एक सिंगल लैंड मास पेंजिया, और जो सी था उसको हम कहते हैं टेथीस सी। टेथीस सी जो लैंड मास था, सिंगल लैंड मास, वो था पेंजिया, और जो सी था सिर्फ एक सी, जो ये हमें सी दिख रहा है, वो था टेथीस सी। लेकिन क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्लेट्स नीचे एग्जिस्ट करती है एथेनोस्फीयर में, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे, उन प्लेट्स के मूवमेंट के कारण एक दूसरे से डाइवर्ज हुई ये प्लेट्स और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स शेप लिए, और इस तरीके से इस एक मूवमेंट, ये एक इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब ऊपर की तरफ गई और कोलाइड करी, तो जो आज जो हमें पूरा इंडिया दिखता है वो इस प्लेट के मूवमेंट और कलीजन के कारण, भिड़ने के कारण बना है। इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट मैंने इसलिए बोला क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी नीचे से हमारे साथ चला था, इंडिया के साथ ऊपर की तरफ मूवमेंट, नॉर्दर्न मूवमेंट लिया था, लेकिन बिकॉज ऑफ द करंट्स एंड डिफरेंट डायरेक्शंस ऑस्ट्रेलिया ईस्टवर्ड मूव कर जाता है, और आज आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया को, इट इज़ ईस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ इंडिया, और इंडिया नॉर्थ मूवमेंट कर जाता है। और श्रीलंका यहाँ पे दिखाया नहीं गया इस मैप में, श्रीलंका हमारे साथ ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ चला था, और श्रीलंका 2 एक साथ ऊपर की तरफ मूवमेंट लिया, और आज भी वो इंडिया के साथ एग्जिस्ट करता है इंडियन प्लेट की फॉर्म में। ये जो मैं आपको ऊपर समझा रहा था कि दो प्लेट्स, ये है एक हैवी प्लेट क्योंकि इसने ये नीचे की तरफ चली गई, जो डेंसर चीज़ होती है वो नीचे जाती है और जो लाइटर चीज़ होती है वो ऊपर बहती रहती है। तो ये कॉन्टिनेंट था और ये ओशियनिक प्लेट, ये ओशियन कॉन्टिनेंट का हम समझ रहे हैं। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ओशियन प्लेट जो होती है वो हमेशा डेंसर होती है और जो कॉन्टिनेंट प्लेट होती है वो लाइटर होती है। तो कॉन्टिनेंट प्लेट हमेशा ओशियन प्लेट से ऊपर की तरफ रहेगी और ओशियन प्लेट नीचे की तरफ चली जाएगी। मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे मॉल्टन मैग्मा या फिर लावा,
एग्जिस्ट करता है। ये लावा, मैग्मा, निकल, आयरन जैसे मेटेलिक कंपाउंड से बना हुआ होता है। इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, इतने ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इट एग्जिस्ट इन सेमी मॉल्टन स्टेट। तो जो भी लिथोस्फेरिक प्लेट इसमें नीचे जाती है वो पिघल जाती है। अब यहाँ पर उस टाइम पे हमने समझा था कॉन्टिनेंट में, और हमने कहा था कि वो अर्थक्वेक वहाँ पर आता है, वोल्केनो नहीं आता। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ओशियन कॉन्टिनेंट कलिजन, और यहाँ पर जब ये लिथोस्फेरिक प्लेट नीचे की तरफ जाएगी, ये यहाँ पर मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होके ये ऊपर की तरफ मैग्मा आएगा। जब वो नीचे धरती के नीचे रहता है तो वो मैग्मा कहलाता है, जब वो धरती के ऊपर आ जाता है तो वो लावा कहलाता है। ये यहाँ पर कोस्टल एरिया था, कोस्टल मतलब समुद्री तट, ये ओशियन था, ये रीजन ओशियन है। ओशियन यहाँ ख़त्म होता है और यहाँ पर कोस्टल एरिया चालू होता है। जितना अंदर की तरफ, क्योंकि ये स्लांट वे में अंदर जा रही है, जितना अंदर की तरफ ये जाएगी उतना ही डेप्थ में ये रेंजेस बनाएगी, माउंटेन रेंजेस। तो जो कोस्टल एरियाज़ में हमें माउंटेन रेंजेस बनती है वो इसी तरीके से बनती है, जब एक ओशियनिक प्लेट मूवमेंट लेती है टुवर्ड्स कॉन्टिनेंट प्लेट, और ओशियनिक प्लेट सबडक्ट कर जाती है। सबडक्ट करने का मतलब नीचे चली जाती है, बिकॉज इट इज़ डेंसर देन कॉन्टिनेंटल प्लेट। जब वो सबडक्ट कर जाती है और नीचे लिथोस्फेयर, ये जो लिथोस्फेयर से बनी हुई होती है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, उससे बनी हुई चीज़ जब मैग्मा में जाती है वो पिघल जाती है। पिघलने के कारण वो ऊपर की तरफ आती है, और जब वो ऊपर की तरफ आती है तो यहाँ पर जब कलीजन हुआ तो माउंटेन रेंजेस तो बनी गई, साथ में जब ये मैग्मा ऊपर की तरफ आया और लावा की फॉर्म में बना तो इसने क्या बना दिया, वोल्केनो बना दिया। अब आप पूछेंगे कि इस वाले कंडीशन में अर्थक्वेक प्रोन तो ये है ही, बिकॉज टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ मतलब प्लेट कलीजन, प्लेट आपस में भिड़ रही है, वो तो हो ही रही है, साथ में वोल्केनो भी बन रहा है। तो जिन जगहों पर ओशियन और कॉन्टिनेंट आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, आपस में भिड़ रहे हैं, वहाँ पे हमें वोल्केनो भी मिलेगा और अर्थक्वेक भी मिलेगा। लेकिन जहाँ पर कॉन्टिनेंट सीसी कॉन्टिनेंट हो रहा है, वहाँ सिर्फ अर्थक्वेक मिलेगा, वोल्केनो नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो कॉन्टिनेंट की क्रस्ट है वो बहुत मोटी होती है। यहाँ पर भी कॉन्टिनेंट की क्रस्ट बहुत मोटी होगी, और इतनी मोटी होने के बाद वो सबडक्ट इतनी नीचे जाकर सबडक्ट होगी कि वो ऊपर नहीं आ पाएगी, वो यही कहीं फंस जाएगी, और यहाँ फंसने के बाद वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी। मैग्मा से वो लिथोस्फेयर में ही कन्वर्ट हो जाएगी, और वो जो लिथोस्फेयर है वो मोटा हो जाएगा। मैं वापस रिपीट करता हूँ, जब कॉन्टिनेंट की प्लेट आपस में भिड़ती है, जस्ट बिकॉज कॉन्टिनेंट की प्लेट बहुत डेंस, बहुत नीचे तक होती है, वो जब सबडक्ट करेगी तो बहुत डेप्थ में चली जाएगी, और डेप्थ में जाने के बाद मैग्मा ऊपर नहीं आ पाएगा। लेकिन कॉन्टिनेंट की प्लेट क्योंकि डेंस तो होती है लेकिन पतली होती है, इस तरीके से पतली होती है, तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगी और वोल्केनोज क्रिएट कर देगी। ये सब हमने समझा है हिमालयाज़ के कारण कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, प्लेट का मूवमेंट कैसे होता है, ओशियन कन्वर्जेंस क्या होता है, ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस क्या होता है, इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, पेनिनसुलर इंडिया है, उसने कैसे मूवमेंट लिया और वो कैसे एशिया की तरफ आया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, उसके कारण ये मूवमेंट हुआ है ऊपर, और ये ऊपर जाकर एशिया से कोलाइड हुआ है। यूरेशियन प्लेट, दिस इज टोटली यूरेशियन प्लेट, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशियन प्लेट से इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट कोलाइड करी, और आज का स्ट्रक्चर, हिमालयाज़ का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। दिस इज व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। ये अपलिफ्टमेंट हुआ है ग्रेट हिमालयाज़ का, और इस तरीके से आज वो देखने को मिलता है। ये वाला पार्ट नीचे से ऊपर आया, और ये वाला पार्ट एग्जिस्ट करता था पहले से, इट वॉज एग्जिस्टिंग, ये एग्जिस्ट करता था, ये इसने मूवमेंट ऊपर की तरफ लिया और ये एरिया अपलिफ्ट कर गया, ये अपलिफ्ट कर गया, और यहाँ पे एक रेंजेस बन गई। ये सब हुआ है।
अब क्या ये अपलिफ्टमेंट अभी रुक गया है? ये अपलिफ्टमेंट अभी भी चल रहा है। अभी भी वो जो नीचे वाली प्लेट है हमारी, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, वो अभी भी उस पर एक प्रेशर क्रिएट कर रही है टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट। और वो प्रेशर इस तरीके से है कि हर साल 5 से 8 सेंटीमीटर वो आगे की तरफ इनवर्ड मूवमेंट ले रही है हमारी इंडियन प्लेट टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, 5 से 8 सेंटीमीटर। और इस प्रेशर क्रिएट करने के बाद कारण जो हमारे फोल्ड माउंटेन्स बने थे उनकी हाइट और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और वो भी कुछ इसी फेनोमेनन के साथ साथ 5 से 6 सेंटीमीटर हर साल इंक्रीज कर रही है हाइट ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज की हाइट हर साल 5 से 6 सेंटीमीटर हाइट बढ़ा रहे हैं वो अपनी, क्योंकि 5 से 8 सेंटीमीटर प्रेशर क्रिएट कर रही है और इनवर्ड जा रही है हमारी इंडियन प्लेट्स इनटू द यूरेशियन प्लेट। ये प्लेट है, ये है इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये जिसके हम डिस्कस कर रहे थे। और ये है हमारी यूरेशियन प्लेट। ये डिफरेंट प्लेट्स है। ये है हमारी अफ्रीकन प्लेट, ये है फिलीपींस प्लेट। इस तरीके से प्लेट्स में बटा हुआ है पूरा वर्ल्ड जो कि मूवमेंट कर रहा है, और इसी मूवमेंट को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। कॉन्टिनेंट्स जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ड्रिफ्ट मतलब करना मतलब होता है मूवमेंट करना, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। तो इंडियन प्लेट्स जो कि यूरेशिया की तरफ जा रही है उसे हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले जो बना था वो बना था हिमाद्री, जिसे हम ग्रेट हिमालयाज भी कहते हैं। फिर सेकंड जो हमारा बना वो बना हिमाचल, जिसे हम लेसर हिमालयाज भी कहते हैं। तो पहले बना है हिमाद्री, फिर उससे साउथ में बना है हिमाचल, और जो सबसे आखिरी में बना है उसे हम कहते हैं शिवालिक। ये आज तक फॉर्मेशन के स्टेट में है, ये आज तक ऊपर की तरफ उठता जा रहा है। तो स्टिल राइजिंग, ऑल दीज माउंटेन रेंजेस आर स्टिल राइजिंग। ये जो हमने अभी पढ़ा है, ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज, देन शिवालिक्स, देन ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज आर हेयर, दिस इज तिब्बत, प्रेजेंट डे चाइना। तो इस तरीके से इनका डायरेक्शन है और इस तरीके से इनका मूवमेंट है। ट्रांस हिमालय रीजन हमारा हिमालय के उस तरफ आता है, जो भी रेनफॉल होती है वो हिमालयास के इस तरफ रह जाती है, बिकॉज जो एयर है वो क्रॉस नहीं कर पाती है हिमालयास को। तो जो अपोजिट साइड है, नॉर्दर्न साइड है हिमालयास का, वो हमेशा सूखा रह जाता है, इसलिए एरिड कंडीशन में देखा जाता है। जो हमारा लद्दाख रीजन है, काराकोरम रीजन है, वहाँ पे बरसात नहीं होती है और वो उसको हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। वहाँ पर राजस्थान से भी कम रेनफॉल देखने को मिलती है, इसे हम कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है लद्दाख को। ग्लेशियर्स मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया काराकोरम रेंज में हमें जो ग्लेशियर्स मिलते हैं दैट इज सियाचिन, जिसमें हमने पहले भी डिस्कस किया। सियाचिन ग्लेशियर जो हमारा मिलता है वो काराकोरम रेंज में मिलता है। देन बाल्तारो also found in this Karakoram range, then Baifo. All these glaciers are found in this Trans-Himalayan range. सियाचिन जो ग्लेशियर है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है, और एक ऑपरेशन हमने चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत हमने चलाया था टू कैप्चर दिस सियाचिन ग्लेशियर। पाकिस्तान ने हमला किया था हम पे और सियाचिन पे कब्जा कर लिया था। विद इन डेज हमने वापस अटैक किया और सियाचिन को वापस हम इंडिया में मिला लिया, मेनलैंड इंडिया में, और ये काराकोरम रेंज में मिलता है। इट इज़ हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, प्रेजेंट डे इन द वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें थी जो हिमालयन सिस्टम में हमने पढ़नी थी। अगर ये विजिबल है आपको
तो ये कश्मीर का ईस्टर्न पार्ट है, ये कश्मीर का ईस्टर्न पार्ट है, ये अक्साई चीन है, ये पूरा रीजन अक्साई चीन कहलाता है। दिस इज अक्साई चीन, अक्साई चीन। अब जो प्रेजेंट डे कन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसको समझेंगे, पाकिस्तान के एंगल को हम समझेंगे, और ये प्रॉब्लम चल क्यों रही है। दिस इज़ कवर्ड इन द करंट अफेयर सेक्शन, बिकॉज जो भी डिफेंस सर्विसेज है वो बहुत ज़्यादा फोकस करती है इन तरीके के कन्फ्लिक्ट्स को, और हमारे लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हो जाता है यहाँ की रिवर्स, यहाँ की टोपोग्राफी और किन एरियाज़ में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो आपको ये कुछ लाइंस दिख रही है, मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको कुछ लाइंस दिख रही है यहाँ पे, ये जो मैंने अभी कवर किया था, ये वाला रीजन, दिस इज अक्साई चिन, जो कि लिखा हुआ भी है। अब यहाँ पे दो लाइंस हैं, एक ऑरेंज कलर की लाइन है और एक रेड कलर की लाइन है। ये एक रिवर है और ये एक रोड है जो कनेक्ट की है चाइना ने। इंडिया इसको, ये इंडिया ब्लैक लाइन को मानता है, इंडिया इसको अपनी बाउंड्री मानता है, और इंडिया बोलता है ये सारा हमारा है, विच एवर इज इन दिस ग्रीन एरिया इज इंडियन। ये हमारी परसेप्शन है बाउंड्री को लेके, बट चाइना कुछ और मानता है। चाइना क्या मानता है, 1962 में 1962 में इंडिया और चाइना की वॉर होती है। 1962 में इंडिया और चाइना की वॉर होती है, और चाइना इंडिया में आ जाता है, और चाइना इंडिया में आकर पहले ये ऑरेंज लाइन जो आपको दिख रही है ये कवर करता है। ये आपको देखने को मिलेगा कि सितंबर 7, 1962 में चाइना इस लाइन पर था। अगर चाइना इस लाइन पर था तो गलवान वैली जो थी वो इंडिया की तरफ थी अकॉर्डिंग टू चाइना। हमारे हिसाब से तो पूरा अक्साई चीन हमारा है, लेकिन चाइना के हिसाब से ऑरेंज एरिया के उस तरफ चाइना हो गया है, और इंडिया के हिसाब से अभी भी इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो ये है अकॉर्डिंग टू मैकमोहन लाइन। ये मैकमोहन लाइन है एक, कौन थे मैकमोहन? मैकमोहन एक ब्रिटिशर थे जिन्होंने उस समय के तिब्बत के साथ समझौता किया और एक लाइन ड्रॉ करी बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और ये बोला कि आपकी बाउंड्री इसके इस तरफ है और इंडिया की बाउंड्री इस तरफ है। इस बाउंड्री को बोला गया LAC। अभी हम डिफरेंस समझेंगे LAC और LOC के बीच में। चाइना के साथ जो हमारी बॉर्डर एग्जिस्ट करती है वो होती है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और पाकिस्तान के साथ जो हमारी बॉर्डर एग्जिस्ट करती है वो एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और एक और बॉर्डर होती है जिसे हम IB के नाम से जानते हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल बॉर्डर। अभी क्या डिफरेंस है इन तीनों में? हम जब भी चाइना का नाम आता है तो हम LAC बोलते हैं, कभी भी LOC नहीं बोलते। ऐसा क्यों? LAC वो एरिया है जो कि डिस्प्यूटेड है दो कंट्रीज़ के बीच में, जहां आप कहते हैं कि हमारा एरिया इतना है और दूसरी कंट्री कहती है, कंट्री B, कि हमारा एरिया इतना है। ये एरिया जो है वो है डिस्प्यूटेड, ये एरिया जो है वो है डिस्प्यूटेड, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। ये पूरा एरिया अगर डिस्प्यूटेड है तो हम इसको समझेंगे कि LAC में क्या डिस्प्यूट चल रही है और LOC में क्या डिस्प्यूट चल रही है। LAC जो कि चाइना की तरफ है, उसमें हमें पता ही नहीं है कि चाइना का एरिया कहाँ पर है और हमारा एरिया कहाँ पर है। लैंड जो है वो प्रॉपर, जो बाउंड्री है वो डिमार्केटेड नहीं है, बाउंड्री जो है वो डिमार्केटेड नहीं है। हम दोनों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ का जो टरेन है, यहाँ की जो टोपोग्राफी है, ये जो रीजन है, ये बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन को फॉलो करता है। इसलिए यहाँ पर लोग जो है, हैबिटेशन नहीं है, ना के बराबर है। जब हैबिटेशन नहीं है, लोग नहीं रहते, तो यहाँ बाउंड्री डिसाइड नहीं की गई थी ऐतिहासिक काल से। तो जब बाउंड्री डिसाइड ही नहीं की गई है, डिमार्केट नहीं की गई है, वो है LAC।
लेकिन जहाँ पे बाउंड्री डिमार्केट कर दी गई है, प्रेजेंटली पता है कि कहाँ पर बाउंड्री एग्जिस्ट करती है, चाहे डिस्प्यूट होगा उस चीज़ में कि हम आपकी बात को नहीं मानते या आप हमारी बात को नहीं मानते, वो चीज़ चलेगी, बट डिमार्केशन हुआ है। ऐसा कहाँ पे हुआ है? इंडिया और पाकिस्तान के केस में प्रॉपरली डिमार्केशन हुआ है कि ये एरिया है जिस तरफ से इंडिया है और इधर से अभी पाकिस्तान का कंट्रोल है, लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में अभी डिमार्केशन या फिर डिफाइंड बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए हमने उसको कहा LAC। तो फिर इंटरनेशनल बॉर्डर क्या है? इंटरनेशनल बॉर्डर वो एरिया है जहाँ से इंडिया और चाइना दोनों एक्सेप्ट, इंडिया और चाइना या फिर इंडिया और पाकिस्तान या फिर कंट्री ए और कंट्री बी दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी ये बॉर्डर है और हमारी ये बॉर्डर है। जैसे कि राजस्थान के केस में कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, वो एक्सेप्ट करते हैं कि जैसलमेर का थार इंडियन थार है और पाकिस्तान का थार जो कि सिंध और कराची और उस एरिया में मिलता है वो उनका एरिया है, तो हमने एक्सेप्ट कर रखा है। इट इज़ नोन एज इंडियन इंटरनेशनल बॉर्डर। ये इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, इन दोनों में डिस्प्यूट है। अब गलवान वैली को समझते हैं। जब हमने LOC और LAC को समझा तो 1962 में सितंबर में वो थे ऑरेंज लाइन की तरफ और नवंबर में वो जाकर पहुंच गए इस रेड लाइन की तरफ, मतलब और अंदर आ गए वो हमारे इंडिया के, और अंदर पेनिट्रेट कर गए चाइनीज़, और इतना अंदर आ गए कि हमारा इतना एरिया उन लोगों ने हमसे कैप्चर कर लिया 1962 में, व्हेन नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर क्या हुआ? इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है गलवान वैली, ठीक है। अब ट्रूप्स गलवान वैली में वैसे नहीं आती थी, सिर्फ थोड़ी बहुत पेट्रोलिंग होती थी। पेट्रोलिंग मतलब 1 आदमी 2 आदमी 10 आदमी जाते थे वहाँ अपने पेट्रोलिंग पॉइंट पे देखते थे और वापस आ जाते थे पीछे। ये लैंड नोमैन्स लैंड थी, यहाँ पर कोई आदमी आता ही नहीं था, तो डिमार्केशन नहीं था, इसलिए ये LAC कहलाई। अब अभी क्या हुआ? प्रेजेंट डे क्या हुआ? जून जुलाई में जो हमारे साथ सामने हुआ, चाइनीज़ आर्मी अब बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स, वो रीज़न में हमें नहीं जाना कि क्यों वो हमारे इंटीरियर में आई, और वो इंटीरियर में आके गलवान वैली में आकर रुक गई और वो पीछे जाने के लिए मना कर दिया उन्होंने। जब उन्होंने पीछे जाने के लिए मना कर दिया तो इंडियन आर्मी भी गलवान वैली में गई और उन्होंने उनको पीछे धकेलने की कोशिश की। जब वो पीछे नहीं गई और क्लैशेस हुए, वो क्लैशेस इतने टेंस हो गए जो पिछले 3-4 डिकेड्स में नहीं देखने को मिले थे हमें। ये पूरा प्रॉब्लम थी गलवान वैली की। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है गलवान वैली की? गलवान वैली स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, रणनीतिक तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर गलवान वैली हमारे पास है तो हम कभी भी ये जो एरिया है इस पे अटैक कर सकते हैं, और ये एरिया चाइना का शिनजियांग प्रोविंस जो कि यहाँ है से तिब्बत को कनेक्ट करता है। अगर ये हमारे कंट्रोल में आ गया, जो कि शिनजियांग को तिब्बत से कंट्रोल करता है, तो हम इस एरिया पे अटैक कर इनके कनेक्शन को तोड़ सकते हैं और फर्दर तिब्बत उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस होता है जो कि आर्मी और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए रणनीतिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम खो नहीं सकते। इसलिए गलवान वैली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है। इससे आसपास के हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पे हम वॉच कर सकते हैं, और हम फ्यूचर में अक्साई चीन को अगर कब्जे में लेना होगा तो हम इस एरिया पे अटैक करके शिनजियांग को तिब्बत से कनेक्ट करने वाले हाईवे को कैप्चर कर सकते हैं। तो चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? चाइना के लिए 2 पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है। एक तो उनको शिनजियांग को तिब्बत से कनेक्शन जो है उनका, उसको बचाना है। सेकंड, क्योंकि मैंने बताया कि ये हायर एलिवेशन पे है, ऊंचाई पर है। जब आप समझेंगे क्लैशेस को तो आप देखेंगे कि जो एरिया ऊपर की तरफ होता है, हायर एलिवेशन की तरफ होता है, वो स्ट्रेटेजिकली तौर पे, रणनीतिक तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करगिल में अगर आपने देखा हो तो करगिल में पाकिस्तान हमसे ऊंचाई पर था, इसलिए उसके पास इनिशियल एडवांटेज था। फर्दर हमारे बिकॉज ऑफ द स्पिरिट ऑफ आवर सोल्जर्स हमने उनको हराया वहाँ पर, उनकी ऊंचाई पे होने के बावजूद वी डिफीटेड देम।
तो ऊंचाई वाला एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो दे वांट टू कैप्चर गलवान वैली जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ गलवान वैली। अब गलवान वैली पे प्रेजेंट डे स्टेटस क्या है, वी विल सी कि क्या हो रहा है वहाँ पर। अभी आर्मी अपने इनपुट्स को बाहर नहीं आने देती है इतनी आसानी से। बातचीत जारी है, टॉक्स आर स्टिल गोइंग ऑन between at military level, at political level and so on। दूसरा एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पेंगोंग लेक। ये आपने नाम सुना होगा। दो एरिया पे डिस्प्यूट चल रही है, पेंगोंग लेक एंड दिस गलवान वैली। ये जो पेंगोंग लेक इतनी सी दिख रही है, ये बहुत बड़ी है, ये इतनी बड़ी है। ये हमारे पास जो हिस्सा है दैट इज ओनली 1/3, उनके पास जो हिस्सा है दैट इज 2/3। अब ये 1/3 पे भी इतना कब्जा करना चाहते हैं। इसकी लेंथ, ये एक बहुत ही रेक्टेंगुलर फॉर्म में है जिसकी 130 से ज़्यादा लेंथ है और अराउंड 5 किलोमीटर की विड्थ है। इस तरीके से बनी हुई है पेंगोंग लेक। अब पेंगोंग लेक पे कुछ माउंटेन्स हैं, उन माउंटेन्स को हम फिंगर्स के फॉर्म में देखते हैं। अब वहाँ पे 5 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, एक एरिया है जो कि चाइनीज़ कहते हैं वो हमारा है और हम कहते हैं ये इंडियन टेरिटरी है। ये कन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रही है। क्या ये स्ट्रेटेजिक तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है? तो मैं कहूँगा कि गलवान वैली ज़्यादा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बिकॉज ऑफ इट इज़ इंडियन टेरिटरी वी विल गेट इट बैक। यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने माउंटेनियस रीजन में कब्जा कर लिया है और करीब 5 किलोमीटर के एरिया पर ये लोग आ गए हैं। यहाँ पर जो डिस्प्यूट है ये 4-5 किलोमीटर्स की है और यहाँ पर डिस्प्यूट बहुत बड़ी है। और अगर हम गलवान वैली को खोते हैं तो स्ट्रेटेजिकली इंडिया बहुत कुछ लूज़ कर जाएगा इन द अक्साई चिन एरिया। तो ये सब हमने जो समझा वो अभी